तो प्रॉपर्टी ऑफ एनबीएस, प्रॉपर्टी ऑफ एनबीएस, it is selective brominating agent. एड्स ब्रोमीन, यहां पे एनबीएस एच न्यू रहेगा, एड्स ब्रोमीन सिलेक्टिवली ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे, मैकेनिज्म पढ़ा दिए थे, उसी में एक आज रिएजेंट है एनवीएस की प्रॉपर्टी बताना था, ये उस दिन नहीं हो पाया था, तो यही प्रॉपर्टी आप एनवीएस एच न्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो इट इज सिलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट, एड्स ब्रोमीन सिलेक्टिवली ऑन एलाइलिक एंड बेंजिल कार्बन, सिलेक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा यहां पर ध्यान देना, CH CH2 CH3 या टर्शियरी डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान से थोड़ा देखना, टर्शियरी हाइड्रोजन को सबसे पहले रिप्लेस करेगा, नहीं मिलेगा तो किसको, नहीं मिलेगा तो प्राइमरी को, तो ये ध्यान रखना ये रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है। क्यों टर्शियरी को सबसे ज्यादा आसानी से रिप्लेस करेगा, क्योंकि टर्शियरी जब हाइड्रोजन निकलेगा तो टर्शियरी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, और टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पढ़ाया गया था कि जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने आसानी से बन जाएगा, या उस रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा ना भैया। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, ये अब हमने प्रॉपर्टी बता दिया आपको, ये एलाइलिक कार्बन, यहां पर NVSH लिखा गया है, ठीक है, यहां पर ये NVSH, तो क्या करेंगे, ये ध्यान दो, डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, विनाइलिक कार्बन से जुड़ा एलाइलिक कार्बन, ये विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक से जुड़ा इधर एलाइलिक CH3 है और इधर एलाइलिक CH2 है, तो किस पर अटैक कराएं, यहां पर CH3 पर, ये CH2 को नहीं, ये तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एलाइलिक नहीं है, तो यहां पर किस पर अटैक होने वाला है, CH3 पर, क्योंकि वही अकेला एलाइलिक है, यहां पर दो एलाइलिक है, तो सिलेक्ट करेगा किस पर, किसको सिलेक्ट किया, CH3 को, यहां पर अब यहां पर कहां पे अटैक करेगा, ये आपका एलाइलिक ये है और एलाइलिक ये है, एलाइलिक ये भी है, तो कहीं पर अटैक करा दो, ये CH3 है, दोनों ऊपर नीचे CH2 है, बात समझ रहे हो ना। ये बेंजीन है, ये ध्यान दो, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन क्या कहते हैं, बेंजिल कार्बन, क्या कहते हैं बेटा, बेंजिल कार्बन। अब ये अगर ध्यान देना, यहां पर ये दोनों हैं, अब आप बताओ अटैक कहां पे होगा, नीचे वाले पर,
सबसे ऊपर वाला से नीचे भी हो सकता था। हाँ हाँ, नीचे भी हो सकता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एनबीएस। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए Br2HNO, तो सेम प्रॉपर्टी है। जैसे यहां पर NbSHNO नहीं मिल रहा है, तो यहां पर Br2 ले लो, सेम ही प्रॉपर्टी। एक अंतर है, Br2HNO एल्केन से भी रिएक्ट करेगा, जबकि NbSHNO एल्केन से रिएक्ट नहीं करेगा। तो लिख लेना नोट करके, Br2HNO has property similar, Br2HNO, ये ध्यान दो, has property similar to NbSHNO, but it also react with alkane। यहां पर ध्यान दो, यहां पर R करके यहां पर क्या लिख रहे हो, Br2HNO, क्या लिख रहे हो, जहां पर NbSHNO लिखे वहां पर Br2HNO लिख लो। लेकिन यहां पर ध्यान दो, ये आपका एल्केन है ना भैया, यहां पर Br2HNO करो तो यहां पर ध्यान दो, CH3 है और ये क्या है, तो कहां पर अटैक करा दें, CH2 पर Br आ जाएगा। और अगर यहां पर NbSHNO ले लो, नो रिएक्शन, NbSHNO ले लो, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे एशियन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एशियन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reaction in which attacking species of rate determining step is nucleophile। represented by RAX, ROH, ROR, मोस्टली यही रिप्रेजेंट करेंगे। बट EX, OH and OR should not be on double bonded carbon। 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 should not be on double b
ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? नहीं तो रेजोनेंस आ जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। रेजोनेंस आ जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये RX ले रहे हैं, यहां पर NU माइनस, ये क्या हो जाएगा? RNU और यहां पर आ जाएगा X माइनस। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीविंग टेंडेंसी ऑफ X, लीविंग टेंडेंसी ऑफ X एंड लीविंग टेंडेंसी ऑफ X is inversely proportional to basicity. Inversely proportional to basicity. ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा करिएगा, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, बल्कि 4-5 लाइन। एक आर्डर है, मोस्टली में याद है, एक आध कुछ वहां पे दिमाग से स्लिप कर रहा है, तो कंप्लीट सीरीज हम आपको अगले लेक्चर पे लिखा देंगे, आप रिमाइंड करा दीजिएगा, है ना? ठीक है। असल दिमाग में था कोई पहले इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ाएंगे, लेकिन आज न्यूक्लियोफिलिक खत्म कर लेते हैं, चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक थोड़ा सा खत्म होता था, आधा रुक जाता है। रिमूव करें इसको, तो 4-5 लाइन छोड़ लीजिएगा, ठीक है? तो उसमें जितना हमें लिखाना उतना सब आता नहीं आपके एग्जाम में, या उतना आपको यूज नहीं करना है। यूज तो 4-6 करना है, वो हमें लिख देंगे, लिख सकते हैं, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि इनका आप लिविंग टेंडेंसी का क्रम बताओ, मतलब वैसे रिएक्शन में यूज नहीं पढ़ना है। बात सुना है ना? बस आपसे केवल लिविंग टेंडेंसी का क्रम पूछ लेगा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? तो उसको अब चूंकि पूछ सकता है, तो इसलिए एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए, रफली नहीं मालूम होना चाहिए, तो उसको फिर हम लिखा देंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर टाइप ऑफ एसएन रिएक्शन, टाइप ऑफ एसएन रिएक्शन, टू टाइप, पहला SN1, SN1, SN2, SN1, SN2। यहां पर ध्यान दो बेटा, फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, उल्टा पढ़ते हैं यहां से, इधर से, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहेंगे? क्योंकि रेट एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है? रेट डिपेंड्स अपॉन concentration of one reactant molecule, rate depends
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहां पर बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, ओनली ऑन सबस्ट्रेट, ओनली ऑन सबस्ट्रेट। यहां पर ध्यान दो बेटा, काइनेटिक्स की बात करें तो रेट यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। तो यहां पर ध्यान दो, ये पावर 1 है इसलिए ऑर्डर 1 होगा, हम लोग जानते हैं। यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो यहां पर पावर 1 है और यहां पर भी पावर 1 है, तो और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ऑर्डर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1। ऑर्डर क्या पूछा जाए बेटा, तो 2। मॉलिक्यूलरिटी दोनों की 2 होगी, मॉलिक्यूलरिटी दोनों की 2 होगी। क्यों, चूंकि 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ही पूछा जाता है ज्यादातर, मॉलिक्यूलरिटी पूछ ले तो 2, चूंकि दोनों में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओ यहां पर रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, गलत बोल रहे हैं बेटा, सॉरी, रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, बाय कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप। ध्यान रखिएगा, जो बाई मॉलिक्यूलर है वो सिंगल स्टेप में है, जो सिंगल यूनिमॉलिक्यूलर है वो 2 स्टेप में है। रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप with formation of transition state as reaction intermediate, with formation of transition state as reaction intermediate। तो यहां पर ध्यान है बेटा, यहां पर अच्छा यहां सिंगल कर दिया गया है, रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप विद फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एज रिएक्शन। हाँ, कहां दिक्कत है, ये सिंगल स्टेप में होगा। अच्छा हाँ, ये सिंगल होगा, सॉरी, ये 2 स्टेप में होगा। हाँ, ये सिंगल स्टेप में होगा, है ना। यहां पर ध्यान देना, अंडरलाइन कर लेना उसको, ये 2 स्टेप, इसको अंडरलाइन कर लेना। यहां पर स्टेप 1, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, सबस्ट्रेट यहां पर ये बदल जाएगा किस में, कार्बोकैटायन में, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, ये स्लो स्टेप होगा। और स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन आप कर सकते हो, कार्बोकैटायन
और यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 था, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 हो गया। तो कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हुआ, sp3 sp2 sp3। ठीक है, यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर सबस्ट्रेट, यहां पर रिएजेंट, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर प्रोडक्ट। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर sp2, यहां पर sp3। ये हो जाएगा। ठीक बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस both by retention and inversion, retention and inversion। Product formation takes place by 100% inversion, known as Walden inversion। वाल्डन इन्वर्जन को अंडरलाइन कर लेना, 100% इन्वर्जन को अंडरलाइन कर लेना। आपसे पूछा था कि इन्वर्जन कितना परसेंट होगा, तो आपका आंसर होगा 100% होगा। आंसर क्या होगा, 100% इन्वर्जन होगा। वाल्डन इन्वर्जन किस रिएक्शन में पाया जाएगा, SN2 में पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा इन्वर्जन का मतलब, इन्वर्जन मतलब उलट जाना, जैसे आपकी मुंडी इधर है पीछे हो जाए तो ये कहा जाएगा उलट गया 180 डिग्री से। ठीक है, तो यहां पर इन्वर्जन होता क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो रीजन क्या है, एज न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक भैया, यहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन का कारण क्या है, तो यहां पर क्या बताएंगे, यहां पर ध्यान दो, अभी बताते हैं उसको। एज रिएक्शन इंटरमीडिएट इज प्लेनर एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड ऑफ प्लेन, बोथ साइड ऑफ प्लेन। तो न्यूक्लियोफाइल जो है प्लेन के दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ध्यान दो, जैसे ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये सारी यहां पर C+ है, ये R3 है, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल।
ये ध्यान दो, ये ध्यान दो बेटा, ये ऊपर से अटैक किया, प्लेन के ऊपर से, तो यहाँ पे अटैक किया, नीचे से अटैक किया तो यहाँ पे अटैक किया। मैं एक कॉपी दो, मान लो ये आपका प्लेन है, यहाँ पर सेंटर एटम होगा कार्बोकैटायन, देखो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर एटम आपका कार्बोकैटायन। अब एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे ये प्लेन रख दो। अब यहाँ पर एक ऐसे पेनिट्रेट करके निकाल दी जाए, तो पी शेप डमरू के आकार का होता है ना, पी ऑर्बिटल डंबल शेप। तो अब ये हमें यहां से निकालना है, यहाँ बीच से निकालना है। तो अब सोचो कि ये इसका एक लोब ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है, और दूसरा क्या है, नीचे। तो जब आप इसको अटैक कराएंगे तो एबव द प्लेन अटैक किया, बिलो द प्लेन अटैक, मतलब ऊपर वाले लोब को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नीचे वाले को दे सकता है। और इसको ऐसे कर दो, तो मान लो ऊपर वाले को दिया, ये आपका आगे है तो आगे आ गया, नीचे वाले को दिया तो पीछे आ गया। तो प्लेन के दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए ये इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब रिटेन, जो था वही प्राप्त हो, जैसा था जहां पे पहले था वहीं जुड़े। और इन्वर्जन का मतलब उलट जाए, तो जहां पे था उसके अपोजिट साइड में जुड़े, ठीक है। तो यहां पर इसलिए दोनों चीजें होती हैं। एक चीज अभी आपसे क्या अगर पूछा जाए कि रिटेंशन और इन्वर्जन क्या इक्वली सेम होता है, तो बायोलॉजिक तो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बुक में लिखा भी गया है कि इक्वली सेम होता है या नहीं होता है तो नहीं लिखा गया, लेकिन एक लाइन लिखी गई है सॉरी, बताते हैं अभी। तो यहां पर प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। यहाँ हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ध्यान दो, जैसे ये RX है, मान लो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ध्यान देना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां से, बैक साइड से। तो ये R के साथ बांड बनाने लगेगा, और जैसे जैसे R बांड बनाएगा वैसे वैसे ये X टूटेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ये NU यहां पर क्या हो गया, R, ये प्रोडक्ट बना लिया, तो उलट गया। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जहां पर दो चीजें एक साथ हों, मतलब दो की प्रॉपर्टी हो। जैसे आप बहुत बढ़िया एग्जांपल समझ, मान लो जैसे आप 10वीं की एग्जाम दे लिए हो, उस समय आपसे कोई पूछे कि आप किस क्लास में हो, 10वीं की एग्जाम दे चुके हो, और तब आपसे कोई पूछ रहा कि आप किस क्लास में हो, तो 10वीं बता नहीं पाओगे क्योंकि एग्जाम दे चुके हो। 11वीं इसलिए नहीं बता सकते कि अभी रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट आया नहीं है। तो दैट कंडीशन इज ट्रांजिशन स्टेट, दैट कंडीशन इज ट्रांजिशन स्टेट। इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। और इस स्टेट में आप रहना चाहेंगे। ये कंडीशन क्या होती है, एनर्जेटिक होती है, हाईली अनस्टेबल। आप चाहते हैं कि इस कंडीशन से कितनी जल्दी निकल जाएं, चाहते हैं ना कि रिजल्ट जल्दी आए, हम आगे बढ़ जाएं। तो ये एनर्जेटिक स्टेट है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो स्टेबल नहीं होती, तुरंत बढ़ जाती है आगे, ठीक है। तो ये चीज है, हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। अच्छा, अब यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर आपका जो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। लिख लेंगे, इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन प्रोडक्ट इज, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इन, हर लाइन अंडरलाइन ही है इसमें, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। यहां पर
रेसमिक मिक्सचर बनने के कारण, वैसे बुक में लिखा है, जो लाइन लिखा हुआ हम भी बोल दे रहे हैं कि रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर बनने के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ ना। लेकिन वास्तव में 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है या 100% इनएक्टिविटी नहीं पाई जाती, 100% इनएक्टिविटी नहीं पाई जाती, समझ रहे हो ना। कारण क्या है कि जैसे इधर ध्यान दो, एक वैसे समझो, ये जैसे मान लो ये RX है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या किया, मान लो ये R को, मतलब ये X टूट गया इससे, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है इस पर। न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाह रहा है, अटैक। तो जहां पर ये पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था, जिस साइड में, अगर उसी साइड से ये अटैक करना चाह रहा है तो ये आने देगा। अभी आप यहां बैठे हो और आपको कोई मार के हटा दे, आसानी से हटोगे नहीं। या कोई ऐसी कंडीशन पड़े कि आपकी सीट आपको उसके कारण छोड़नी पड़ी, वहीं खड़े हो और आप बैठने, तो आराम से बैठने दोगे, नहीं बैठने दोगे ना। कोई ऐसी कंडीशन हुई कि आपको मालूम है किसी के कारण हमें यहां से हटना पड़ रहा, बाकी हम आराम से बैठे थे, तो हट के खड़े हो गए, अब आ रहा बैठने, तो बड़े सम्मान से, आओ भैया बैठो, बहुत अच्छा लगा आप आ गए, हम जा रहे हैं। अब नहीं होगा ना। तो जिस साइड में पहले था, अगर उसी साइड से आएगा तो कहने का मतलब रिटेंशन थोड़ा कम होगा और इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होगा। जितना इन्वर्जन होगा उतना रिटेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था, पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था, जब ये उधर से ही अटैक करेगा तो उतना मतलब इसको अटैक करने नहीं देगा, मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, अवरोध क्रिएट करेगा। बात समझ आ गई ना। तो चूंकि आपके लेवल पे इतना ही पूछेगा, इसलिए मैं इसको ओरली बता दे रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं। बात समझ आ गई ना। आपके लेवल बस इतना ही पूछेगा कि एक्टिव है, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट इनएक्टिव होगा। क्यों इनएक्टिव होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ही लिया, मान लो कि क्या 100% रेसमाइजेशन होगा, तो आप कहेंगे 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये चीज है यहां पर। इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, if reactant is optically active, then product is also optically active. Which is single stereoisomer, ये लाइन पूछी जाती है। Which is single stereo, पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लेना, सिंगल स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही, सिंगल स्टीरियो आइसोमर ये पूछा जाता है। तो इस लाइन में दो क्वेश्चन के आंसर हैं कि रिएक्टेंट ऑप्टिकली है तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और क्या होगा, सिंगल स्टीरियो आइसोमर, अकेला होगा। वहां पर दो बनेंगे, यहां पर कितना बनेगा, अकेला बनेगा, ठीक है। व्हिच इज सिंगल स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पर ये हो गया बेटा। आगे चलें। कंडीशन में कंडीशन कंडीशन निकलेगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंडीशन में एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लेस। concentration and nucleophilicity of nucleophile should be less। यहां पर should be high, मतलब दोनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए। concentration and nucleophilicity of nucleophile should be less। अभी
आपको एक आध लेक्चर पहले ही न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ाए थे। आपको ये भी पढ़ाया गया था कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल, मतलब दो न्यूक्लियोफाइल ले लें, एक निगेटिवली चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो, तो जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, और जो न्यूट्रल होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। तो इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आप कैसा लेना चाहोगे, न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज, कैसा लेना चाहोगे? न्यूट्रल। इन जनरल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, इन जनरल नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लाइक बेटा X माइनस, उसमें ClBr माइनस हो ही जाएगा, OH माइनस, समझ रहे हो ना, और Cn माइनस, SCn माइनस, SH माइनस, NO2 माइनस, ये सब ETC। इन जनरल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लाइक, बोलना बेटा H2O, मेथिल एल्कोहल, और बेटा अमोनिया, और भैया एक और एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक, लाइक पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर पे, वही जो ऊपर आपने लिखा है, और आप ध्यान दो वही आपका सॉल्वेंट भी लिखा जा रहा है और वही न्यूक्लियोफाइल भी लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है ना। सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक, शुड बी पोलर एप्रोटिक, लाइक भैया DMSO 3 पढ़ाए थे, DMSO एसीटोन एंड बेटा DMSO एसीटोन एंड DMF। ठीक है, यहां पर इन जनरल solvent is itself न्यूक्लियोफाइल। यहां पर solvent is not nucleophile, is not nucleophile, सॉल्वेंट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर सामान्य तौर पर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है और यहां पर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। ठीक है, तो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सब पढ़ाया जा चुका है। यहां पर सॉल्वेंट एग्जांपल लिख दिया गया, सॉल्वेंट ही ऊपर देख लो, जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल में भी लिखा गया है, यहां पर जो सॉल्वेंट है उसको न्यूक्लियोफाइल में नहीं लिखा गया। तो यहां पर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है और यहां पर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय टर्सरी RX, टर्सरी ROH, टर्सरी RX, टर्सरी ROH, and by all those primary or secondary RX and ROH which beta carbon is 3 degree or 4 degree,
रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, बोलना बेटा, मेथिल हैलाइड, methyl alcohol, and by all those primary or secondary RH and ROH which beta carbon is not 3 degree or 4 degree, which beta carbon is not 3 degree or 4 degree. Rate tertiary, secondary, primary, RX, ROH. Rate methyl halide, primary, secondary, tertiary, RX. या methyl alcohol, primary, secondary, tertiary, ROH. ठीक भैया? अच्छा, मान लो सभी प्राइमरी हैं, सभी क्या हैं? प्राइमरी हैं। बात समझ आ रही है ना? तो फिर नंबर ऑफ कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। यहां पर ध्यान दें, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इफ नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप इज सेम। मान लो सभी प्राइमरी हैं या सभी सेकेंडरी हैं। चलो बेटा, रिमूव करें भैया, तो जल्दी करो। ऐसे एडिट लाए नहीं होंगे? लाए हो? क्वेश्चन नंबर 16। चलो भी पहले मैकेनिज्म समझा देते हैं, फिर अभी कराते हैं। ठीक बेटा? अच्छा, यहां पर जो लिविंग टेंडेंसी हम छोड़वा दिए थे, नहीं लिखा है ना, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन के लिए तो लिख ही लो कि यहां पर जो लिविंग टेंडेंसी होगी वो आयोडीन की ज्यादा होगी, Br माइनस से, Cl माइनस से, इतना तो आप लिख ही लो। ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे। ये लिविंग टेंडेंसी का क्रम है। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दें, फिर आगे भी क्वेश्चन पे चर्चा और करते हैं ना भैया। रिमूव कर दे बेटा भैया, चलो रिमूव भी कर दिया। ठीक है, यहां पर मैकेनिज्म एग्जांपल देखें। SN1 का ये CH3 CH3 CH3, यहां पर X है, मान लो ये मेथिल एल्कोहल है। क्या है? तो ये सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। ध्यान दो, ये यार रिटेंशन हुआ है और यहां पर क्या होगा? इन्वर्जन होगा। क्या होगा? इन्वर्जन। अच्छा, मान R करके हम लिख दे रहे हैं, इसको R1 कर दे रहे हैं, इसको R2 कर दे रहे हैं, R3 कर दे रहे हैं और इसको X कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? CH3OH।
तो यहां पर क्या हो जाएगा R1, ये R2 R3 OCH3, यहां पर CH3O, यहां पर क्या बेटा R2 R1 R3। ये ध्यान दो मिरर इमेज है या नहीं है भाई, मिरर इमेज है या नहीं है। और ये कार्बन क्या आपका कायरल R1 R2 R3 OCH3 तो कायरल कार्बन हुआ ना, और उसका ये क्या है मिरर इमेज। तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट आपका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। तो प्रोडक्ट क्या हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ये रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर के कारण क्या हो गया इनएक्टिव। अच्छा रेसमिक मिक्सचर इनएक्टिव क्यों होता है? हाँ तो रेसमिक मिक्सचर तो वही है कि डी और एल इक्वल अमाउंट में, तो उसी को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। लेकिन इनएक्टिव क्यों है? क्या पढ़ाए थे? ड्यू टू एक वर्ड है एक्सटर्नल कंपनसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन पढ़ाया गया था ना। तो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल, और मीसो कंपाउंड इज इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। लिखवाया गया है सब, ठीक बेटा। अब यहां पर मैकेनिज्म की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये नीचे वाली की मैकेनिज्म देखो। तो यहां पर आपने क्या लिया R1, ये R2 R3, ये क्या हो गया बेटा X, यहां पर मेथिल अल्कोहल, तो ये हो जाएगा R1 R2 R3, ये प्लस यहां पर क्या हो जाएगा X माइनस, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर R1 R2 R3, यहां पर क्या हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ये ध्यान दो। अब ये ध्यान देना बेटा, ये इसका ये डंबल शेप p ऑर्बिटल ले रहे हैं, ये ध्यान दो ऐसे है ना। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। तो अगर आगे वाले को डोनेट किया तो आगे जुड़ गया, और पीछे वाले को डोनेट किया तो ये ध्यान दो, जब ये O यहां पर जुड़ेगा, ध्यान दो समझाए भी रहे होंगे, O इस कार्बन से जुड़ेगा तो O और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो जो कार्बन का प्लस चार्ज है वो कहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन नेगेटिव एलिमेंट है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो H के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो H निकल जाएगा। तो इसलिए वहां H दिखाया नहीं गया। यहाँ पर CH3O, ये क्या हो गया बेटा R2, ये R1, ये R3। यहाँ पर SN2 में देखा जाए, SN2 में ये CH3 Cl है, यहाँ पर NaI एसीटोन है, तो ये CH3I हो गया। CH3 क्या हो गया I। तो अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये CH3Cl है, इसको पीछे वाला लिख लियो ना, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये NaI क्या है आयनिक कंपाउंड है ना, और एसीटोन क्या है पोलर सॉल्वेंट है। तो NaI इसमें जो है एसीटोन में क्या हो जाएगा टूट जाएगा Na प्लस और आयोडीन माइनस में। तो ये आयोडीन जो माइनस है यहां पर बैक साइड से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, और ये Cl बॉन्ड टूटना शुरू करेगा। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ये आयोडीन जुड़ेगा CH3 क्या हो जाएगा, मतलब ये Cl निकल जाएगा। ये ध्यान दो, यहां पर CH3, यहां पर Cl, ये CH2CH3, ये जो आपने कंपाउंड लिखा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है। यहां पर CH3, यहां पर CHL था ना, आयोडीन नीचे आ जाएगा CH2CH3, प्रोडक्ट बन गया। ध्यान दो, इसको आप क्या कहेंगे फिंकेल स्टीम रिएक्शन, क्या कहेंगे
फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। ये जब Cl हटता है या Br हटता है NaI के द्वारा तो इसको कहते हैं फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? इसका इसके साथ कोई रिलेशन है? आइसोमर कब कहते हैं? जब फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहाँ तो Cl है, यहाँ पर तो I है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये अकेले बना है, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है और सिंगल स्टीरियो आइसोमर है। ऑप्टिकली एक्टिव है और सिंगल स्टीरियो आइसोमर है। यहाँ पर और एग्जांपल देखा जाए, मान लो ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर यही NaI एसीटोन ही ले दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे भैया? यहाँ पर Cl किधर आ जाएगा? इधर जिधर H है इधर I आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा H। ठीक है, ये मतलब वही रिपीट कर दिए हो आप लोग। चलें आगे, चलो थोड़ा सा एक चार्ट बनवा देते हैं, फिर अभी क्वेश्चन 2-4 कराते हैं। ठीक भैया, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देते हैं, रिमूव कर दें इसको। चलो बेटा एक चार्ट बना लेते हैं। यहां पर सबस्ट्रेट लिख रहे हैं, यहां पर SN1 लिख रहे हैं और यहां पर SN2 लिख रहे हैं। ये मेथिल हैलाइड, आप उसको एल्कोहल भी मान सकते हो, नो यस। प्राइमरी RX नो यस, सेकेंडरी RX यस यस। अच्छा ध्यान दो, थोड़ा सा अभी यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको, उसको हम फिर से क्लियर कर दें। अभी आप पीछे जब चार्ट बना रहे थे तो वहां पर लिखे थे कि अगर सेकेंडरी या प्राइमरी RX का बीटा कार्बन 3 या 4 डिग्री है तो SN2 मिलेगा ना, तो वो उसको आप क्लियर मानिएगा। इसको एक जनरल आइडिया, ये जनरल स्टेटमेंट है, बाकी वहां क्लियर लिखा दिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी कब देंगे? जब उसके बीटा कार्बन 3 या 4 डिग्री होंगे, तो प्राइमरी भी देगा और सेकेंडरी भी देगा। बात सुने ना? और तब यहां पर सेकेंडरी, यहां पर दोनों साइड में कट क्यों किया गया? इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी अगर पोलर मतलब SN2 की कंडीशन है तो SN2 दे देगा, और SN1 की कंडीशन है तो SN1 भी देगा, जिसकी कंडीशन होगी उसका। जहां दोनों साइड में कट कर मतलब सही कर दें, इसका मतलब कि जिसकी कंडीशन है वो देगा। ठीक भैया? टर्सरी RX, यहां पर ये विनाइल हैलाइड नो नो, ये एलाइल हैलाइड यस यस, हेलोबेंजीन हेलोबेंजीन नो नो, बट at high temperature and pressure। यहां पर पहले तो कट किया आपने, यहां क्या किया? कट किया, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दिया। हाँ, कब? हाई टेम्परेचर और प्रेशर है तो नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर हाई कर दिया जाए तब रिप्रेजेंट करेगा। और तब कैसा? SN2। ये ध्यान दो, तब कैसा बेटा? ये ध्यान दो, बेंजिल हैलाइड, हाँ, जो दोनों साइड में किया जाए। ये ध्यान दो, ये -M ग्रुप है, ये -M ग्रुप है, ध्यान देना। ये जरूर है कि मैं आर्थो पर हो, मिड पैरा पे हो, आर्थो पे हो, ठीक है? तो यहां पे नहीं, यहां पे +M है, हाँ ठीक है।
यहां पर सबस्ट्रेट SN1 SN2, ये ध्यान देना, ये चीजें शुद्ध कम्पिटेटिव हैं, ठीक है, क्लियर याद रखिएगा, इसलिए हमने एक एग्जैक्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। इधर ध्यान देना, ये अभी जल्दी पूछा भी गया है, ये नहीं पूछा गया था, इसके बाद वाला पूछा गया था, ये ध्यान देना, वेरी वेरी फास्ट, ध्यान देना, इधर ध्यान दो, अगर SN1 की कंडीशन है, सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल SN1 जैसा है, तो बहुत तेज बहुत तेज, अबाउट 10 पावर 5 टाइम मोर, ठीक है, 10 पावर 5 टाइम ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा, और अगर SN2 की कंडीशन है तब भी मिलेगा और तब भी फास्ट होगा। अब यहां पर यह देखना है कि क्या RCH2O ही होना चाहिए, नहीं, ये अल्फा का है और ये क्या है, बीटा एटम पर लोन पेयर होना चाहिए। यहां पर नाइट्रोजन कर दो, क्या कर दो, नाइट्रोजन, इफ बीटा एटम हैज लोन पेयर, ये ध्यान दो बेटा, ये अब ये पूछा गया था, ये CH2X, ये नो, अभी ये हमें नीट में या जेईई किसी एक एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी में आया हुआ है, वेरी वेरी फास्ट, ये भी वही 10 पावर 5 टाइम के आसपास, ठीक बेटा, वेरी वेरी फास्ट। यहां पर क्या, अल्फा, ये बीटा, इफ बीटा एटम इज कार्बोनिल, इफ बीटा एटम इज कार्बोनिल, तो बीटा एटम आपका कार्बोनिल है। और यहां पर ध्यान देना बेटा, ये X, ये इसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, क्या कहेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। एनी एटम ऑफ ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, तो अगर ब्रिज हेड कार्बन पे कोई हेलोजन है या कोई भी एटम है, आपको टाटोमेरिज पढ़ाए थे तब भी वहां बताए थे, तो उस रिएक्शन को आप मतलब वो एटम आपका रिप्लेस नहीं होगा, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। चलें, भैया रिमूव करना बेटा, ये CBSE PMT मतलब नीट में आया हुआ है, रिप्रेजेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, फॉर SN2, सॉरी इन एसीटोन नॉट SN2, क्वेश्चन सेम वही था, इन SN2, सॉरी इन एसीटोन नॉट, ध्यान दो, ये SN2 नहीं कह रहा है, इन एसीटोन कह रहा है, ये CH3 Cl CH3 CH2 Cl CH3 CHCl CH3 और CH3 CH2 CH2 Cl, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
तो क्या कहेंगे ऑर्डर, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। अब ये ध्यान देना, दूसरा भी प्राइमरी है, चौथा भी प्राइमरी है। इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, कम है, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो बेटा, ये CH3 Cl, CH3 CH3 Cl फॉर SN2, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, मेथिल, ये टर्सरी है। ये CH3Br CH3Cl फॉर SN2, बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप। यहां पर C6H5CHCl CH3 C6H5CHCl C6H5, किसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्यों भैया, यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, ये सारे एनसीईआरटी में आपके बने हुए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहां पर भी सेकेंडरी है, लेकिन ध्यान दो, दो फेनिल ग्रुप हैं, यहां पर एक फेनिल है, तो यहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेगा, यहां ज्यादा बनेगा। बात समझ आ रही ना, आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं, ये भी आपके बुक में है, देख लेना, लास्ट में दो एक क्वेश्चन के ऊपर होगा, ये भी आपके बुक में बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें, एनसीईआरटी अगर लाए हैं, लाओ हम करा देते हैं, जल्दी लाओ बेटा, फट से दो। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 एक्सरसाइज बनी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में, ये 11 की लाई हो, 12 वाली लाओ, अरे चलो, अच्छा उसका एक तो हमें याद है, उसमें 3 खंड हैं, एक तो हमें याद है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, एक तो ये है, ये, अच्छा जो दोनों हमें याद नहीं है जो खंड, उसमें ध्यान देना, पहला एग्जाम्पल मतलब पहली जो एक्सरसाइज है उसमें एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्सरी है। तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी से। दूसरे में भी एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्सरी, मतलब क्रम वाइज नहीं है, रैंडमली है। तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी से। तीसरा जो हम याद भी है संयोग से, उसमें सारे प्राइमरी हैं, उसमें सारे प्राइमरी हैं, तो उसमें बताना है, ध्यान देना। जैसे ये Cl है, यहां पर कार्बन लिया है, यहां पर क्या लिया है, कार्बन। यहां पर ध्यान दो बेटा, हो सकता है हमने क्रम बदल दिया हो, जो आपके बुक का क्रम है वो नहीं हम लिख रहे होंगे, तो जरूर नहीं कि वही क्रम लिखें। बात समझ आ रही ना, आपको चीजों को समझने से मतलब है। ये देखो बेटा, सभी प्राइमरी हैं। और अब बैक साइड, बस आपको बस इतना देखना है, बैक साइड से अटैक करना। जो अटैक करने वाला वो कहां से आएगा, पीछे से आएगा। तो ऐसे पीछे से आएगा, यहां से अटैक करेगा इस पर, तो जिस कार्बन पे पहले से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा उसी पे अटैक होगा। तो अब ऐसे आएगा तो यहां से इधर से आ सकता है ना, इधर से भी आ सकता है, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। इधर से ब्लॉकेज है, इधर से ब्लॉकेज है, दोनों रास्ते बंद हैं। एक ब्लॉकेज है, एक ब्लॉकेज है। यहां पर जो इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप कह सकते हो, प्रोटेक्टिंग ग्रुप इससे दूर है, देख लो, और प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसके तुरंत पास वाले कार्बन पे है।
अब आप बताओ कि सबसे ज्यादा अटैक होने की पॉसिबिलिटी कहां पे है? सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर भैया फोर्थ पे, और सबसे कम अटैक होने की पॉसिबिलिटी कहां पे है? फर्स्ट पे। ये SN2 का ऑर्डर है। देख लेना आप, आज ही जाके बुक देख लेना, समझ रहे हो ना। और ये क्वेश्चंस जो हैं SN1 SN2 करके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे, हमने लगभग जो हमें याद है उनको हमने करा दिया है। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं इसको, तो चलो रिमूव कर रहे हैं। रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग। हाइड्रोलिसिस कह रहा है, मतलब ये इनडायरेक्टली आपसे SN2 रिएक्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? SN2 रिएक्शन कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब बताओ, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, SN1 रिएक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? अब ध्यान दो, ऐसे कहा है पोलर SN1 SN2 नहीं कहा ना, अभी हमने आपको चार्ट बना के कराया ना, तो उसमें SN1 SN2 पे करके कराया। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर बताइए। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर होगा, या अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर के साथ कोई पोलर सॉल्वेंट होगा, मतलब वाटर के साथ ही कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, NaOH हो गया या OH माइनस हो गया। बात क्लियर हुई ना? तो वो इनडायरेक्टली आपसे कह दिया कि ये SN1 रिएक्शन है, और इसके लिए आपको रेट बताना है। तो आज ये हो गया, टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर लेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक बेटा? तो मतलब इसी वीक में आपका एडिशन रिएक्शन भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक बेटा?